नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर हुए बंद। आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर की हुई पिटाई। सेंसेक्स 338 तो निफ्टी 111 अंक गिरकर हुए बंद। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ फंसे स्टार्टअप्स को सरकार देगी राहत। डिपॉजिट के आधार पर कर्ज देने पर चर्चा। बैंक फंड को भारतीय बैंकों में ट्रांसफर करने पर भी हुई बात। होलसेल महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 25 महीने के निचले स्तरों पर पहुंची होलसेल महंगाई दर। खाने पीने के साथ प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई में भी दिखी सबसे ज्यादा कमजोरी। बुजुर्गों के लिए रेलवे में फिर से बहाल होगा कंसेशन। संसद की स्थायी समिति ने दूसरी बार की है सिफारिश। भोपाल गैस कांड मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से ज्यादा मुआवजा दिलाने की याचिका खारिज। कहा सरकार की दलील में नहीं है दम। और नहीं रहे दिग्गज वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। बाथरूम में फिसलने से 78 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने जताया दुख। शुरुआत करेंगे बाजार से, क्योंकि खराब ग्लोबल संकेतों के चलते लगातार चौथे दिन बाजार में भारी गिरावट रही। बाजार में आज लगातार कंफ्यूजन था, भारी उतार चढ़ाव था। इस बीच कंज्यूमर गुड्स को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर चले गए। सेंसेक्स आज 338 तो निफ्टी 111 अंक गिरकर बंद हुए। बाजार को हम और डिटेल में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और ये गिरावट कितनी लंबी जाएगी। तो सुमित, बाजार का रंग यहां पर और दिन ब दिन लाल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन देखने को जरूर मिला, जहां पर इंडेक्स में एक समय पर तो हरे निशान के अंदर भी कामकाज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बिकवाली आई और बिकवाली के बाद 17,000 के लेवल्स पे टूटते हुए दिखाई पड़े। प्रेशर था आज बैंक्स में, प्रेशर था मिड कैप में, स्मॉल कैप में। इसके अलावा आज थोड़ी बहुत बाइंग थी मेटल के अंदर, लेकिन एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। और कंज्यूमर गुड्स को अगर आप छोड़ देंगे तो बीएससी के सभी इंडेक्स जो हैं वो आज प्रेशर के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल जो वीकनेस है मार्केट्स की वो प्रिवेल कर रही है और आज 17,000 के जोन्स टूटने के बाद एक बार को लगा कि शायद इंडेक्स में और गिरावट आएगी। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते इंडेक्स 17,000 के ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं मार्केट्स किस तरह परफॉर्म करता है, स्पेशली अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच। ठीक है सुमित, तो ये तो बड़े कारण हो गए, लेकिन कहां सबसे ज्यादा मार पड़ी आज और क्या कुछ हरे निशान में भी देखने को मिला? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो इसमें टाइटन, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, एल&टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट टाइटन आज 1% ऊपर रहा, बीपीसीएल 1.25%, भारती एयरटेल फ्लैट और एल&टी भी करीब करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में अदानी समूह, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 7.5% नीचे, अदानी पोर्ट 4% नीचे, M&M और टीसीएस कुछ और ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 3% तक टूटे। मिड कैप में बढ़ने वालों में सोना बीएलडब्ल्यू 6.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 2.5% ऊपर, ट्रेंट और पेट्रोनेट एलएनजी 1 से 1.5% की तेजी यहां रही। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, लिंडे इंडिया, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में सबसे ज्यादा टूटा अदानी एंटरप्राइजेस, रत्नामणि मेटल, हिंदुस्तान जिंक और जीएसपीएल, जहां पर प्रेशर देखने को मिला। और आईटी में प्रेशर था कोफोर्ज में, एम्फेसिस में, परसिस्टेंट में और टीसीएस में, जहां पर मेजरली प्रेशर जो है मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो आज एक्सपायरी का दिन था, फाइनेंशियल एक्सपायरी का, तो उसका भी एक इंपैक्ट रहा। देखते हैं आगे मार्केट कैसे पे आउट करता है। जी सुमित, शुक्रिया। तो ये था आज के बाजार का हाल, जहां पर लगातार चौथे दिन गिरावट का आलम रहा, भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। और इन सबके बीच गिरावट के समय में बैंकिंग शेयरों में निवेश करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है, ऐसा कहना है सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बैंक शेयर अच्छा करेंगे, इसलिए निवेशक अच्छे बैंकों वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। एक बैंक इंटरनेशनल एक्सपोजर से इंसुलेटेड है। जैसे यूएस की रिसेशन हो या ना हो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लेंडिंग में या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कोई असर नहीं आने वाला है। तो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स डोमेस्टिकली लिंक्ड है। तो फर्स्ट यूएस की जो डेटा पॉइंट्स आती है, एक दिन कहती है रिसेशन जल्दी आएगा, एक दिन कहती है रिसेशन नहीं आएगा, कई कहती है स्लो रिसेशन होगा। तो ये सब बात से हटके है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो कहते हैं क्रेडिट एंड डिपॉजिट का फंक्शनिंग। तो मेरे लिए
जो भी करेक्शन बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, ये अच्छे क्वालिटी बैंक को खरीदने का एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपने रिजल्ट सीजन में भी देखा बैंक्स ने कंसेंसस को आउट परफॉर्म किया और आने वाले दिन में डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का भरपूर फायदा उठाने वाली है बैंकिंग। चलिए, तो बैंकिंग शेयरों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम। इधर फरवरी महीने में थोक महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। थोक महंगाई दर 25 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। फरवरी 2023 में भारत की WPI थोक महंगाई 3.85% पर रही है, जबकि जनवरी में 2023 में ये 4.73% पर थी। होलसेल कैटेगरी में अलग अलग सेगमेंट की बात कर ले तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में महंगाई दर 2.99 से घटकर 1.94% पर चली गई है। वहीं खाने पीने के साथ प्राइमरी आर्टिकल की महंगाई में काफ़ी गिरावट आई है। तो फ्यूल और पावर की महंगाई दर 15.15% से घटकर 14.82% पर आ गई है। चलिए, बाजार के बाद अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर आज भी संसद में उबाल जारी रहा। बीजेपी राहुल गांधी से संसद के अंदर माफी की मांग पर अड़ी है, जबकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इधर इसी को लेकर संसद में आज हंगामा होता रहा। हंगामे की वजह से पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा राहुल के बचाव में आ गए। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल के बयान के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल ने अपने बयान में किसी भी देश से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संसद में किसी का माइक बंद नहीं किया गया और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। शायद पहली बार हुआ हो कि पार्लियामेंट को मिलके, पूरे पार्लियामेंट और उसमें दोनों सदन भी है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी हैं, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, ऐसे विषय में आप भी क्वाइट नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते। खासतौर पे जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाके एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी माइक्स को ऑफ नहीं किया गया। इधर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़े। बीजेपी की वजह से संसद में हंगामा हो रहा है। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर आरएसएस ने भी कहा है कि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. तो फिर संसद में क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बयान पर बवाल, संसद में उबाल। अब कंज्यूमर से जुड़ी कुछ खबरें। अब अगर आपको किसी खराब प्रोडक्ट की शिकायत करनी है तो आप इसे व्हाट्सएप के जरिए सीधे कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने शिकायत को आसान बना दिया है। इसके अलावा प्याज को खराब होने से बचाने के लिए भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे से बात की है, खासतौर पर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आप देख ही सकते हैं कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है, इससे न केवल अधिक से अधिक कंज्यूमर्स की जो शिकायतों को दर्ज करने की जो संख्या थी वो बढ़ी है, बल्कि उनका जो रिस्पांस है या उनका जो रिड्रेसल है वो भी बढ़ा है। तो एक ये भी जैसे हम चैटबॉट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम ऑटोमेटेड एसएमएसएस को इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉल बैक सिस्टम
सिस्टम को हमने लगाया। हमने सभी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ओमनी चैनल के रूप में हम NCH को लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें व्हाट्सएप के साथ भी हमारा इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसका कि कल वर्ल्ड कंज्यूमर डे के उपलक्ष्य में माननीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसके माध्यम से सुविधा ये हो जाएगी कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भी तत्काल इन टाइम, जस्ट इन टाइम हम शेयर कर सकते हैं। रेलवे में सीनियर सिटीजन का कंसेशन फिर से बहाल हो सकता है, ये सिफारिश की है संसद की स्थायी समिति ने। रेलवे से जुड़े मुद्दों पर बनी संसद की स्थायी समिति ने दूसरी बार ये सिफारिश रखी है। संसद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कम से कम थर्ड AC और स्लीपर क्लास में ही सही, लेकिन कंसेशन को बहाल किया जाए। दरअसल कोरोना को देखते हुए रेलवे ने मार्च 2020 में सारे कंसेशन खत्म कर दिए थे। उनमें सीनियर सिटीजन को मिलने वाला कंसेशन भी शामिल था। इससे पहले सभी क्लास के रेल किराए में 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% की छूट मिलती थी। चलिए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखाएंगे आपको एक खास रिपोर्ट कुछ ही देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से फंसे हुए स्टार्टअप्स के साथ आज IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बैठक की। 450 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने बैठक में हिस्सा लिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमें और इस पर अधिक बातें बता रहे हैं। देखिए, अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो उनके मुताबिक जो SVB का कोलैप्स हुआ उसके अंदर जो स्टार्टअप्स है उसका जो एक्सपोजर है वो $2.5 बिलियन से लेकर के $3 बिलियन का हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने कि अपना फंड वहां पर पार्क किया हुआ, या फिर SVB ने जिसने भारतीय स्टार्टअप्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया या फिर किसी VCs के जरिए इन्वेस्ट किया है, तो उसको लेकर के काफी कंसर्न्स उठ गए हैं। तो आज जो IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर है उन्होंने स्टार्टअप के साथ और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एक मीटिंग भी बुलाई थी। करीबन 450 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। डिस्कशन हुआ कि किस तरह से सारे स्ट्रॉन्ग से स्टार्टअप्स को बाहर निकाला जा सकता है। खासतौर पर कि अभी स्टार्टअप्स की जो दिक्कतें आ रही है कि वो फंड को किस तरह से भारतीय बैंकों के अंदर ट्रांसफर करें। खासतौर पर जो सिलिकॉन वैली बैंक फंड में उनका फंड जो डिपॉजिट है उसको भारतीय बैंकों में ट्रांसफर करना, इसको लेकर के चर्चा हुई। या फिर वहां पर जो डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इंडियन को किस तरह से, इंडियन स्टार्टअप को किस तरह से क्रेडिट दिया जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई। और तीसरा सबसे बड़ा ये कि इनोवेटिव क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट क्या स्टार्टअप्स को भारतीय बैंक ऑफर कर सकते हैं, तो उसको लेकर के फिलहाल अभी चर्चा हुई है। तो आगे चल करके सरकार इस पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक डिटेल प्लान बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो स्टार्टअप्स है उनको इस स्थिति से उबारा जाए। तो सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बार असेसमेंट कर लिया जाए इसका कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके बाद सरकार इसको लेकर के डिटेल प्लान बनाकर इसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेगी। ऑनलाइन दवा के कारोबार पर सरकार नकेल कसने वाली है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में ई-फार्मेसी को बंद करने पर विचार कर रही है। मंत्रालय के मुताबिक अभी कोई रेगुलेशन नहीं है और ऐसे में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में रिस्क है। ई-फार्मेसी कंपनियों के बाद मरीजों का अहम डेटा भी जा रहा है। इससे न सिर्फ प्राइवेसी का सवाल उठता है बल्कि डेटा ब्रीच का भी खतरा है। दूसरी तरफ ऑनलाइन फार्मेसी में भारी डिस्काउंट की वजह से ऑफलाइन रिटेल पर भी संकट आ गया है। हाल ही में देश की ई-फार्मेसी कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। तो क्या ई फार्मेसी पर वाकई रोक लग जाएगी? आखिर ई फार्मेसी से किसको क्या दिक्कत है? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ऑनलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई? अगले साल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरे जाने की उम्मीद है। इसके एक रनवे और एक टर्मिनल को तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली NCR के दूसरे एयरपोर्ट में कई चीजें ऐसी होंगी जो अभी देश में कहीं भी नहीं है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर देखिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर को बहुत जल्द इसका दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम यहाँ पूरी तेजी के साथ चल रहा है और इस वक्त हम आपको इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया होगा और जो खास बातों का जिनका ख्याल रखा गया है वो है कि पैसेंजर की ईज के लिए एक पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट्स को बनाने की तैयारी की गई है, लेकिन कम से कम हैसल हो, कम से कम दिक्कतें हो, इसकी तैयारी यहाँ पे की गई है। और यहाँ 2 रनवे बनने हैं, नॉर्थ और साउथ, और दोनों की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर की होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 45 मीटर की होगी। इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो लेवलिंग का काम चल रहा है, कई लेयर्स इसके बनाए जाएंगे ताकि जो लैंडिंग और टेक ऑफ हो वो काफी स्मूथ हो। और इसी से जुड़ा हुआ अगर हम कहें तो एक कार्गो टर्मिनल बनेगा जो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होगा और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो रेल से, इसके अलावा सड़क से और एयर कनेक्टिविटी तो रहेगी ही, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस एयरपोर्ट में पहली उड़ान कब भरी जाएगी। तो 2024 यानी कि अगले साल के अंत तक तैयारी की जा रही है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से आपको उड़ानें भरती हुई नजर आएंगी और उसके बाद जैसे जैसे अगले फेजेस तक पहुंचेंगे तब तक जो उड़ानें हैं वो बढ़ती जाएगी। इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की जा चुकी है। रोहन सिंह, नोएडा। भोपाल गैस त्रासदी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार भी लगाई है और जल्द से जल्द लंबित मामले को पूरा करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7,400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सभी पहलुओं के आकलन के बाद ही मुआवजा तय हुआ है और कंपनियों के साथ समझौते में कोई धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है। पहले ही पीड़ितों को 6 गुना मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए मुआवजे को नहीं बढ़ाया जा सकता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ताजा अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक क्लिक के जरिए पा सकते हैं नई और ताजा खबरें। नमस्कार।